अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खूबसूरत, हसीन और दिलकश वादियों से भरपूर और नीली झीलों से भरी हुई ये वादी जिसको कश्मीर कहा जाता है। ये खूबसूरत सरजमीन हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का नज़ारा क्यों पेश करती है? 1947 से लेकर अब तक तकरीबन 1 लाख कश्मीरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 10,000 से ज्यादा खवातीन का रेप हो चुका है और 12,000 से ज्यादा एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हो चुके हैं, जिसे आप मिसिंग पर्सन्स कह सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया, दो ममालिक कश्मीर में अपनी रेट इम्पोज करने के लिए तकरीबन 3 मेजर वॉर्स लड़ चुके हैं, जिसके नतीजे में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों की इकोनॉमीज बहुत पीछे चली गई और दोनों की आम आवाम ने, आबादी ने सफर किया है। 35 बिलियन डॉलर का तकरीबन ट्रेड पोटेंशियल है इंडिया और पाकिस्तान का, जो हमेशा लॉस की नजर हो रहा है क्योंकि कश्मीर का मसला सेटल नहीं होगा। मेरा नाम राशिद मलिक है। दोस्तों, आज हम इसी कश्मीर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तारीख के तनाजुर में देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर एक तनाव वाला इशू हमेशा से क्यों रहा है। सुमंत्रा बोस अपनी किताब कश्मीर में ये बताती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अनरिजॉल्व टेंशंस की सबसे बड़ी वजह कश्मीर ही है और 1947 से अब तक है। और जब तक ये टेंशन सेटल नहीं होगी, पाकिस्तान के मसाइल इंडिया के साथ सेटल नहीं होंगे। ये मसला शुरू कैसे हुआ? जब पाकिस्तान और इंडिया की 1947 में पार्टीशन हुई, इस पार्टीशन में ये फैसला किया गया कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज इंडिया को और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज पाकिस्तान को दिए जाएंगे। इंडिया में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो प्रिंसली स्टेट्स को लेकर ये फैसला किया गया कि वहाँ की लोकल अवाम ये फैसला करेगी कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। कश्मीर में 90% मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद वहाँ का रूलर महाराजा हरि सिंह इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करता है, क्योंकि उसे ये खौफ था कि मुसलमान मुजाहिदीन कश्मीर के उसका तख्ता उलट देंगे और पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर के अंदर घुस जाएगी। जिसके बाद 1948 की जंग हुई और उस जंग के बाद सीज फायर साइन की गई, लाइन ऑफ सीज फायर जब साइन की गई, जिसको LOC भी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी। ये सीज फायर UN की, यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में हुई और उसके बाद पाकिस्तान को आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एरिया मिल गया और इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर का एरिया मिल गया। 1972 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शिमला एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान और इंडिया हमेशा अपने जो मसाइल हैं, दरीना इश्यूज हैं, वो बायलैटरली यानी डायलॉग के जरिए रिजॉल्व करेंगे। और टाइम टू टाइम बहुत दफा डायलॉग्स हुए भी, लेकिन ज्यादातर इन डायलॉग्स का कोई नतीजा नहीं निकला। पीस इनिशिएटिव्स पाकिस्तान की तरफ से बार बार होने के बावजूद भी सीज फायर पे टाइम एंड अगेन वायलेशंस होती रहती हैं। आप ये देख लें कि LOC पे सिर्फ 2020 में 3000 सीज फायर वायलेशंस हुई हैं, जिसकी वजह से दोनों साइडों पे लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार स्कमिशेस भी होती हैं और फायरिंग के इंसिडेंट्स भी होते हैं, जिससे लोगों की जानें भी जाती हैं। पाकिस्तान और इंडिया के जरिए कश्मीर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कश्मीर के अंदर से इंडस वाटर गुजरता है, इंडस रिवर गुजरता है, जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइटल रोल प्ले करते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब दो ममालिक आपस में जमीन के तनाज़े पे लड़ते हैं तो वो सिर्फ जमीन के लिए लड़ नहीं रहे होते हैं, वो वहाँ के पानी के लिए, वहाँ के एग्रीकल्चर के लिए, लेगेसी के लिए, हर चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं और तारीख के लिए लड़ रहे होते हैं। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट बहुत वाइटल है। पाकिस्तान और इंडिया, जिनकी डेस्टिनीज एक तरह की हैं, जिनके कल्चर, जुबानें एक तरह की हैं, जो एक ही लैंड में से बॉर्डर खींच के बनाई गई हैं, उनकी लड़ाई में एक बहुत वाइटल रिपोर्ट है ये। इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज भी रिपोर्ट होते हैं टाइम टू टाइम। 1989 से लेके अभी तक 47,000 के करीब लोगों की जानें गई हैं और तकरीबन 10,000 के करीब एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हुए हैं। रात को 2 बजे आया था, 2:15 बजे, करीबन 2 बजे आया था। फिर हम सोया था, मेरे बच्चे भी सोया था। कम से कम 50-60 आदमी बंदा आया था, एक फौजी का आया था। फिर मेरे बच्चे को निकाला था, फिर इसको मैं जा अंदर बैठो, अंदर बैठो, अंदर बैठो। और बच्चा 2 लिया, एक का 16 साल उम्र है, दूसरा का 14 साल। एक बच्चा मेरा बीमार है, मैंने बोला ये बीमार है, इसके पास दवाई है, बोला हमारे पास नहीं डाकते रहे। खाली 2020 में कश्मीर में 100 के करीब ब्लैकआउट्स हुए। ये ब्लैकआउट्स इंटरनेट और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स होते हैं, जिसमें कश्मीरियों के बेसिक राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि जब आज़ादी को क्लिप करने की कोशिश की जाती है या कर्टेल करने की कोशिश की जाती है तो रिजेंटमेंट और रिवोल्ट जरूर आता है। अब जरा इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हैं। हर साल कश्मीर में तकरीबन $1 बिलियन का नुकसान हो रहा है इन पाबंदियों, स्कैमिशेस और पीस के खराब होने की वजह से।
कश्मीर टूरिज्म की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। तकरीबन 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर में 1.5 मिलियन टूरिस्ट एक साल में गए, जो 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों पे आ गया। अब जरा इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख लेते हैं। आप ये देखें कि कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका है इस वक्त। बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से वहाँ सोशल अनरेस्ट और क्राइम वक्त के साथ साथ कदरे बढ़ता जा रहा है। अब 2012 से 2020 तक होना तो ये चाहिए था कि ये टूरिस्ट 1.5 मिलियन से 3 या 4 मिलियन तक चले जाते, लेकिन वो कम होके 2 लाख पे आ गए। इसकी वजह वही पाबंदियां, वही मिलिट्री की एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस और वही क्राइम जो वहां बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेशनल डायमेंशंस में अगर आप देखें तो यूएन ने 1948 में रेजोल्यूशन नंबर 47 पास की। ये रेजोल्यूशन जिसने सीज फायर इंश्योर की, उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक प्लेबिसेट होना चाहिए, जिसमें यूएन ने ये इंश्योर किया कि कश्मीर के लोगों को अपना हक खुद इरादियत होना चाहिए। लेकिन आज तक कोई प्लेबिसाइट नहीं करवाया गया। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया यूएन का रेजोल्यूशन 47, इसी तरह एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और डिस्कस करने वाला है, वो है 2 न्यूक्लियर स्टेट्स जब एक दूसरे के आमने सामने हैं कश्मीर की डिस्प्यूट को लेकर, तो उनका डिफेंस बजट किस हाइट पे पहुंच जाता है। सिर्फ 2022 की रिपोर्ट देखें कि 2022 में इंडिया में $76 बिलियन, $76 बिलियन डिफेंस बजट रखा गया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान और इंडिया का वो बजट जो सोशल सेक्टर में एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों पे लग सकता है, जो HDI के इंडेक्स को इम्प्रूव कर सकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे लग सकता है, वो सारा डिफेंस बजट को जाता है गाहे न गाहे। अब हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस अनरिजॉल्व टेंशन यानी कश्मीर को हल कैसे किया जाए, इसकी तरफ जाते हैं। कश्मीर के सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट ने कश्मीर में आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया। जो आर्टिकल 370 है, ये ख़त्म करने से कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया गया। उसकी वजह से कश्मीरियों में शदीद रिजेंटमेंट हुई, उनके लोकल राइट्स मुतासिर हुए और वहाँ पे मिलिटराइजेशन बहुत बढ़ गई। तो सोल्यूशन की सबसे पहली नवीद तो ये होगी कि इंडिया सबसे पहले 2019 से पहले का आर्टिकल 370 री इम्पोज करे और कश्मीरियों का के जो लोकल राइट्स हैं और उनका स्पेशल स्टेटस है उसको रिस्टोर किया जाए। नंबर 2, कश्मीर का सोल्यूशन यूएन रेजोल्यूशन के मुताबिक किया जाए और प्लेबिसाइट कंडक्ट करवा के कश्मीर को ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाए। पीस कीपिंग मिशंस इंडिपेंडेंट ऑपरेट करें, जो इंश्योर करें कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ से कहीं से कोई एक्सेसेस ना हो। नंबर 4, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड पोटेंशियल जो तकरीबन $35 बिलियन का है, ये कश्मीर इशू रिजॉल्व ना करने के ट्रेड पोटेंशियल है, इसको मजीद पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है। इस पूरे पोटेंशियल को अचीव किया जाए जब ये ट्रेड इतने वॉल्यूम की होगी तो ये ऑटोमेटिकली पाकिस्तान और इंडिया के क्रॉस बॉर्डर ताजिरों की कम्युनिटी बिल्ड करेगी, जो गवर्नमेंट्स पे प्रेशर बिल्ड करेंगे और अल्टीमेटली ये पीस इनिशिएटिव्स कंटिन्यू रहेंगे। जो जॉइंट पीस कीपिंग इनिशिएटिव्स या टास्क फोर्स बनाई जाए वो ये इंश्योर करे कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से किसी तरफ से कोई एक्सेस ना हो और यूज ऑफ फोर्स ना हो, और इंश्योर किया जाए कि कश्मीर के अंदर पीस और टूरिज्म का टोटल पोटेंशियल एक्सप्लॉइट किया जाए। यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो इंडिपेंडेंट कमीशंस हैं वो डीमिलिटराइजेशन पे काम करें। कश्मीर के अंदर से मुजाहिदीन और इंडियन मिलिट्री इनको रिमूव किया जाए और कश्मीर एक पीसफुल जगह के तौर पे मुतारिफ करवाई जाए दुनिया को। इसके अलावा कश्मीर का जो रिवर इश्यूज हैं, जो वाटर इश्यूज हैं कश्मीर से रिलेटेड, इंडस वाटर से लेके या दूसरे इश्यूज, उनको भी जॉइंट सिटिंग के थ्रू सेटल किया जाए। इंडिपेंडेंट एक कमीशन हो जो पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीज को बीच में बिठाकर और कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स को बिठा के थर्ड पार्टी के जरिए रेगुलेट करे अगर कोई छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होते भी हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द सीज फायर की वायलेशंस जो होती हैं उनको खत्म करने के लिए भी एक कमीशन बनाया जाए जो रेगुलरली हर महीने एक कमेटी बैठ के एवेलुएट करे कि किस तरफ से वायलेशंस हुई हैं। अगर यूएन इसमें पिवटल अपना रोल प्ले करे और रीजनल पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान और इंडिया अपनी लोकल पॉलिटिक्स को एक साइड पे करके अपने ट्रेड पोटेंशियल को अचीव करने की गर्ज से कश्मीर में पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें, तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान और इंडिया बहुत जल्द एक जॉइंट कम्युनिटी की तरह रहें, कल्चरल इंटीग्रेशन के साथ रहें और अल्टीमेटली कश्मीर को इसका फ़ायदा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पीस और कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने के लिए और क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।